डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम क्या है और उसमें और जो टर्म्स यूज हुए हैं। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल सेट, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द गिवन सेट्स अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जो अपने अधीन समस्त विचाराधीन सेट्स को रखता है उसे यूनिवर्सल सेट या हिंदी में समष्टीय समुच्चय कहते हैं। समष्टीय माने समस्त समुच्चयों को अपने अंदर रखने वाला। विचाराधीन का मतलब है कि जिस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं उस प्रश्न से संबंधित जितने उप समुच्चय हो सकते हैं उनको अपने अंदर, या जो दिए गए समुच्चय हैं या जो दिए गए सेट्स हैं उन सभी को अपने अंदर इंक्लूड करने वाला एक जो सेट है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हम बात करें क्लास 11th की, एक एग्जांपल लें क्लास 11th में। अब क्लास 11th में जो क्लास 11th ऑफ जीवीएम, तो क्लास 11th ऑफ जीवीएम यूनिवर्सल सेट होगा कब? जबकि हम बात करें 11th बायो ग्रुप, 11th मैथ्स ग्रुप, 11th ईजी ग्रुप, ये अलग अलग सेट हो गए। सेट ऑफ 11th ईजी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ 11th बायो स्टूडेंट, सेट ऑफ 11th मैथ्स स्टूडेंट, सेट ऑफ 11th कॉमर्स स्टूडेंट। 4 सेट्स हो गए। 4 सेट्स को कौन रखता है? सेट ऑफ 11th क्लास, सेट ऑफ 11th क्लास ऑफ जीवीएम, इन सभी को अपने अंदर इंक्लूड करती, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। कौन? सेट ऑफ 11th क्लास ऑफ जीवीएम। तो अब सब लड़कों के नाम नहीं लिख रहे हम, अब इसी में हमने और ब्रेक कर दिया कि सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ 11th एजी, सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ 11th एजी, तो ये सब यूनिवर्सल सेट के हिस्से। तो जब हमारे पास एक ऐसा सेट हो जो अपने अंदर सारे विचाराधीन कंसिडरेबल जितने सेट्स हैं उनको अपने अंदर रखता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम जाए तो जैसे ही हम रियल नंबर सिस्टम कहते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सो real number, set of real number will be universal, set of real number will be a universal set for set of natural number, set of integer number, set of whole number, set of rational number, set of irrational number। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का अर्थात रियल नंबर्स का जो सेट है वो प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स, परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर। इन सभी के सेट को अपने अंदर यदि हम रखता है और हम यदि विचार कर रहे हैं इनमें से किसी एक पर भी, तो विचाराधीन सभी सेट्स को अपने अंदर रखता है, तो जो रियल नंबर्स का सेट है वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। माने जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन में सेट्स दिए हैं उन पूरे सेट्स को अपने अंदर रखने वाला जो सेट होगा अर्थात जो बॉस होगा सभी का, जो अपने अंदर सबको इंक्लूड करता होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब ये हो गया यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय। सेकंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हिंदी में भी वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम is the pictorial representation of operations of set theory or properties of set theory. Venn diagrams are the pictorial representation. Venn diagrams are the pictorial representation of sets which is used to represent different properties of sets by the diagrams. So Venn diagrams, it is introduced by John Venn and Euler. First time it is introduced by John Venn or and Euler.
ये जो वेन डायग्राम्स है सेट थ्योरी के पिक्टोरियल आरेख के रूप में, किसको समझाने के लिए, समुच्चय को आरेख के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन विशिष्ट डायग्राम्स का उपयोग किया, आरेखों का उपयोग किया जाता है, हिंदी में कई शब्द मुझे नहीं सूझते, जिन विशिष्ट डायग्राम से आरेखों का यूज किया जाता है और जिनकी सहायता से हम सेट और उसकी विशिष्ट ऑपरेशंस को, उनकी क्रियाओं को क्या करते हैं, समझाते हैं, उन्हें कहते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले जॉन वेन और आयलर के द्वारा इनका सेट थ्योरी में प्रयोग किया गया था। अब वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम में जो सबसे पहला डायग्राम है वो रेक्टेंगल है, आयत। इसमें यूनिवर्सल सेट को, समष्टि समुच्चय को एक आयत की सहायता से व्यक्त करते हैं, जबकि उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सबसेट हैं या उप समुच्चय हैं उनको क्लोज्ड कर्व अर्थात बंद घेरों में, जिसके लिए वृत्त या ओवल का उपयोग किया जाता है। तो वेन डायग्राम सबसे पहले जॉन वेन के द्वारा और आयलर के द्वारा यूज किया गया था। ये सेट थ्योरी को रैखिक रूप में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। सेट थ्योरी को, समुच्चयों को रैखिक प्रदर्शन, आरेखों द्वारा प्रदर्शित करने के तरीकों को ही वेन डायग्राम कहते हैं। इसकी सहायता से समुच्चय और उसके विभिन्न प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को क्या आरेखों की सहायता से दर्शाया जाता है। इसमें एक आयत होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और जो कि यूनिवर्सल सेट का कार्य करता है, जो यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके अंदर बंद आकृतियां, बंद वक्रीय आकृतियां उसके अंदर अन्य उप समुच्चयों को व्यक्त करती, जिसके लिए हम वृत्त और ओवल का प्रयोग, सर्किल एंड ओवल का प्रयोग करते हैं। तो वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी which is introduced first time by John Venn and Euler, which is first time introduced by Van John and Euler. In this pictorial diagram, rectangle is used to represent universal set, while closed curves like circle and ovals are used to represent सबसेट्स अंडर यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये वेन डायग्राम है और इसमें वेन डायग्राम में स्पेशली और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरह से जो भी मैट्रिक्स हो, सेट हो या आपका नंबर्स हो, इन पर हम ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, कि हम उसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉड्यूल, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस हैं। हम जो दो नंबर्स, एक या दो से अधिक नंबर्स पर अप्लाई करते हैं, तो हम दो नंबर को सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तीसरा नंबर मिलता है, एक नया नंबर मिलता है। दो नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमें एक नंबर ही मिलता है। दो नंबर को एक से दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें एक नंबर मिलता है, मॉड्यूल से निकालते हैं तो भी हमें एक नंबर मिलता है। इसी तरह से सेट थ्योरी है कि यदि सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन किए सकते हैं और उन ऑपरेशंस के नाम क्या होते हैं और उनमें हमें क्या रिटर्न होता है। जैसे यूनियन, संघ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यूनियन, संघ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन है यूनियन, यू का ही साइन यूनियन। ये सेट का यूनियन होता है। तो यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। मान लो दो सेट्स हैं तो दो सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक्स सच दैट x belong to A और x belong to B। ये A यूनियन B स्वयं एक सेट है।
यूनियन एक ऑपरेशन है जो दो या दो सेट से अधिक सेट पर किया जाता है और इसका मतलब होता है संघ या सम्मेलन। ये एक से अधिक सेट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाती है जो जिसका नाम क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। माने जितने भी सेट्स हैं यदि उनको हम एक सेट के फॉर्म में नोट करना चाहें तो हम यूनियन का यूज करते हैं, संघ का प्रयोग करते हैं और इसे हमें पढ़ते हैं ए यूनियन बी और हिंदी में पढ़ते हैं ए संघ समुच्चय ए संघ बी, समुच्चय ए संघ समुच्चय बी या सेट ए यूनियन सेट बी, सेट जो ए यूनियन सेट बी। मेरा तो मानना है कि हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही बोलें और इंग्लिश में ही प्रिपेयर करें तो बेटर है, लेकिन कुछ जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि ना हिंदी समझ में आती ना इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं ताकि वो शिकायत ना कर सकें। ठीक है, सेट ए यूनियन सेट बी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। जैसे हम दो नंबर्स को सम करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, इसी तरह से जब हम यूनियन दो सेट पर यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें एक नया ऑपरेशन मिलता है, एक नया सेट मिलता है, ऑपरेशन एक नया सेट मिलता है। माने दो सेट पर ऑपरेशन यूनियन लगाने से एक नया सेट मिलता है, एक नया समुच्चय मिलता है। और उस समुच्चय की विशेषता क्या होती है कि उसके सारे मेंबर्स या तो एक्स को बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे या बी को बिलोंग करेंगे। मतलब कोई भी मेंबर ए यूनियन बी के जितने भी मेंबर हैं या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे और कोई भी मेंबर रिपीट नहीं किया जाएगा। यदि ए और बी दोनों में है मेंबर्स तो ऐसे जो कॉमन मेंबर हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। अर्थात ए यूनियन बी इज ए सेट। इनमें क्या डेफिनेशन दी तुम्हारी बुक में, ये सब डेफिनेशन वाले शब्द नहीं है, फिर भी द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ऑफ द टू सेट्स और टू बोथ द सेट्स। The union of two sets, the union of two sets is the set. The union of two sets is the set. क्या कह रही डेफिनेशन? The union of two sets is the set of all those members, those elements which belongs to either of A by either of the two sets or to both the sets. ए यूनियन बी दो सेट्स का यूनियन या संघ एक समुच्चय है, एक सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें कि ए या बी के सारे सदस्य, ए के सदस्य या बी के सदस्य या ए और बी दोनों के सदस्य शामिल होते हैं या जिनसे निर्मित होते हैं। एक दो सेट ए और बी का सम्मेलन एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए एवं बी के समस्त अवयव शामिल होते हैं, लेकिन इनके उभयनिष्ठ अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं की जाती, इनके उभयनिष्ठ अवयवों की रिपीटेशन नहीं की जाती। अब हम देख लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 4 6 7। तो अब अपने को ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब चूंकि 4 रिपीट है तो 4 को छोड़ देंगे, बाकी 5 6 7। बी के सारे एलिमेंट्स को नोट किया, लेकिन किसको छोड़ दिया? जो रिपीट हो रहा था। केवल सेट में एक मेंबर एक ही बार आता है, रिपीट नहीं होता। तो ए यूनियन बी अर्थात दो सेट्स का यूनियन एक सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें दोनों सेट के समस्त मेंबर्स
सदस्य होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन किसी भी कॉमन एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन इसमें किसी भी कॉमन एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। तो ये तुम्हारा था यूनियन ऑफ सेट्स और ए यूनियन बी। तो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। कहने का मतलब कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट विच कंटेन्स all elements of both set, all are which is made by all elements of both sets, while repeating elements are, while common elements are used one times only, while common elements are used only one times in the set A union B। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब यूनियन हमने कहा एक ऑपरेशन है, जैसे प्लस ऑपरेशन है, तो ये कौन कौन से रूल हम कहते थे कि प्लस का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो 2 + 5 संकर है, या 5 + 2 7 होता है, 2 + 5 5 + 2 7 ही होता है। कहने का मतलब कि यदि ऑर्डर चेंज कर दिए जाए ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यदि ऑपरेशन का ऑर्डर माने नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए जाए तो ऑपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 + 5 भी 7 होगा और 5 + 2 भी 7 होगा। इस रूल को हम कहते हैं कम्यूटेटिव रूल, जो नंबर्स पर अप्लाई होता है। और अब हम देखते हैं कि क्या ये यूनियन पर भी अप्लाई होता है, यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यदि हम ए इक्वल टू 1 2 लें और बी इक्वल टू 3 4 लें, देयर आर टू सेट्स, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4. Now B union A is equal to 3 4 1 2। चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सेट में ऑर्डर का कोई सेंस नहीं होता, इसको हम किसी भी इसके एलिमेंट्स को हम ऑर्डर कहीं भी रख सकते हैं, बस ये सेट के अंदर होना चाहिए। तो दोनों ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट रूल, तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू सेट। यूनियन ऑपरेशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सेट्स। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम ले लें ए इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 6। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आया? 1 2 3 4, 3 कॉमन है तो रिपीट नहीं करेंगे। ए यूनियन बी और यूनियन बी सी जो आ गया, ये भी एक सेट आया, इसका यूनियन किसके साथ ले लें? सी के साथ। तो सी क्या है? 4 6 है, तो 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ तक तो ए यूनियन बी के सदस्य थे, 4 दोनों में कॉमन है तो ये 6 हो गया। ये आया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी 3 4 6, बी यूनियन क्या हो, सी क्या हो जाएगा? 3 4 6। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो ए के एलिमेंट है वो क्या है?
1 2 3, तो 1 2 3, और बी यूनियन सी के एलिमेंट 3 3 का आ चुका है, 4 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 दोनों इक्वल हैं। अर्थात यूनियन जो है, यूनियन ऑपरेशन, सेट का यूनियन ऑपरेशन किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। नंबर्स की तरह जो ऑपरेशन यूनियन है वो किसको फॉलो करता है? आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसके बाद आ जाए हम ए यूनियन फाई। फाई सब नल सेट होता है यदि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ई। तो ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी रूल है। तो ये आइडेंटिटी जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फाई एक ऐसा एलिमेंट है, फाई एक ऐसा सेट है, या एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसे हम आइडेंटिटी सेट कह सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं सेट थ्योरी का। एम्प्टी सेट या फाई यूनियन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको यूनियन ऑपरेशन के साथ लगाने पर हमें वही वापस मिल जाएगा। जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के रिस्पेक्ट में जब हम नंबर्स का एडिशन करते हैं, किसी भी नंबर में जीरो जोड़ दो, किसी भी नंबर में जीरो जोड़ो, 5 + 0 5, 7 + 0 7। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है कि 1 × 5 5, 1 × 10 10, 1 × 50 50। तो जो एलिमेंट को, जो ऑपरेशन के बाद उसी एलिमेंट को एज इट इज वापस कर दे जिसके साथ करने पर, तो वो एलिमेंट कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। और सेट थ्योरी में यूनियन की रिस्पेक्ट में 5 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि उसी सेट को रिटर्न कर देता है। और एक और प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। यदि खुद के साथ खुद का यूनियन लिया जाए तो ये अपने को वही रिटर्न करता है। इसको कहते हैं, ये लॉ कहलाता है आई डी, देखो एक मिनट नाम देख के बता रहा हूं मैं इसका, आईडी एम्पोटेंट, आईडी एम्पोटेंट लॉ, आईडी एम्पोटेंट लॉ माने उस आइडेंटिटी को, सेट की थ्योरी की उस आइडेंटिटी को रिटर्न कर देता है जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी को उसके साथ करने पर बनाए रखता है। ए यूनियन फाई ए रिटर्न कर रहा है और ए यूनियन ए भी ए ही रिटर्न कर रहा है। ऐसा कोई नंबर सिस्टम में है कि प्लस के साथ लगाओ और वही रिटर्न, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। और लॉ ऑफ यू, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेने पर हमेशा यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यदि यूनियन लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ यू या लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू। तो ये हो गई तुम्हारी किसकी प्रॉपर्टीज? ए यूनियन बी की। अब इसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। एक इंटरसेक्शन या हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन या हिंदी में इसको कहते हैं हम सर्वनिष्ठ, और इसका चिन्ह उल्टा यू बनता है। क्या बनता है? उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स such that x belong to A and x belong to B। अभी देख रहा है, सोचोगे कि डेफिनेशन सर बार बार वही लिख रहे हैं। ए यूनियन बी में सीधा यू था, इंटरसेक्शन में उल्टा यू है, सर्वनिष्ठ में उल्टा यू है। अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना। यूनियन में सीधा यू था, इंटरसेक्शन में उल्टा यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यही डेफिनेशन तो हमने वहां भी लिखा था, लेकिन यहां पर एक शब्द हमने बदल दी थी। वहां लिखा था आर, यूनियन में लिखा था आर, और इंटरसेक्शन में लिखा है एंड। दोनों का डिफरेंस, दोनों में मेजर डिफरेंस है। आर का मतलब है कि एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या एक्स बी का एलिमेंट होगा। एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में हम कह रहे हैं एक्स ए का भी एलिमेंट है और एक्स बी का भी एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट विच कंटेन्स all common members or which is made by all common members of set A and B. A intersection B is also a set of those elements of both set which is common in both sets. A सर्वनिष्ठ B एक ऐसा समुच्चय है, A सर्वनिष्ठ B दो समुच्चयों का एक से बनने वाला एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ सदस्यों को रखा जाता है या शामिल किया जाता है। ए सर्वनिष्ठ बी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कि दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ सदस्यों को शामिल किया जाता है, या जिसका निर्माण दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ सदस्यों से किया जाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम यहां पर लें, एग्जाम्पल ले लें कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, या एक सेट और ले लें इसी में, एंड B is equal to A E I F G। नहीं तो कहोगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, B is equal C equal to 2 6 8 and D is equal to G K। Then A intersection C, A intersection C क्या हो जाएगा? दिख रहा कुछ कॉमन? ये दो ए में भी है और दो सी में भी है, तो क्या आ गया? 1 सी में नहीं है, 3 सी में नहीं है, 4 सी में नहीं है, 6 ए में नहीं है, 8 सी। तो ए इंटरसेक्शन सी विल बी 2। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो इसे एम्प्टी सेट या 5। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और ए ई आई एफ जी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से हम ले बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी इंटरसेक्शन डी विल बी इक्वल टू जी। तो सेकंड ऑपरेशन हमारा, इंटरसेक्शन इज एन ऑपरेशन ऑन सेट विच रिटर्न्स अस ए सेट विच कंटेन्स those elements of both set, they are common in both sets। okay, इस तरह से
सर्वनिष्ठ समुच्चय सिद्धांत का सर्वनिष्ठ समुच्चय सिद्धांत का वह प्रक्रिया है, वह संक्रिया है जिसमें दो, जो कि दो समुच्चयों के से निर्मित होती है और हमें एक सेट ही रिटर्न करती है या वापस करती है, और यह समुच्चय उन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो ये रहा आपका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं। थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं पढ़ने को। अब क्या बोल रहा है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए लें, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, बोथ विल बी सेम। देख लो, सिंपल सा है, 1 2 3 और बी इक्वल टू 4 6 1, तो ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो भी दोनों में कॉमन 1 है, 1 आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए लोगे तो भी क्या आएगा, दोनों में कॉमन 1 है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, जो सर्वनिष्ठ संक्रिया है और समुच्चयों पर, वो किसका, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। इसी तरह से दूसरा, ये साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यदि हम ए बी का इंटरसेक्शन निकाल के फिर सी के साथ दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालें, टू सेट्स का, ए इंटरसेक्शन बी और सी का, या ए और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन निकालें, दोनों सेम होते हैं। अर्थात जो आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन है वो सेट के साथ, सेट थ्योरी पर क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। अब लॉ फाई एंड यू, एक लॉ फाई एंड यू, थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब उसमें कुछ है ही नहीं है, एम्प्टी सेट से यदि इंटरसेक्शन करोगे दोनों में एम्प्टी सेट ही आएगा, तो ये कहलाता फाई लॉ, लॉ फाई। और यदि हम इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यू, लॉ ऑफ यू कहते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यदि हम यूनिवर्सल सेट से किसी सेट का सर्वनिष्ठ निकालें या इंटरसेक्शन निकालें तो हमेशा हमें वही सेट वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो सेट है, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। और यूनिवर्सल सेट या समष्टि जो है, समुच्चय, सीधा सेट ही यूज कर रहा हूं, समझ लोगे समुच्चय, कि यूनिवर्सल सेट के बाकी सब सबसेट, किसी भी सबसेट को यदि यूनिवर्सल सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो स्वयं वह सेट हमें प्राप्त होगा। ये यू लॉ कहलाता है। यू लॉ यूनियन में भी हमने देखा था, वहां यू मिलता है, यहाँ ए मिलता है। ध्यान देना, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, यू लॉ। ए यूनियन इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यू लॉ। ये किसका लॉ है? विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में इस लॉ को लगाने पर हमें ए रिटर्न करता है, तो ये यू लॉ है, लॉ ऑफ यू। और यूनियन पे लगाने पे लॉ ऑफ यू क्या कहता है कि ये यू रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि
ये इसका सबसेट है तो कंप्लीट सेट ही वो रिटर्न करेगा। इसके बाद इसमें ए इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट ला ए इसमें भी लागू होता है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। किसी का इंटरसेक्शन यदि उसी के साथ लिया जाए तो वो क्या करता है कि वही रिटर्न कर देता है, उसी सेट को रिटर्न कर देता। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन में है, जो काम आएगा ये तो सब दिख रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से देख लेना। जो वितरण नियम कहते हो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, बीच का ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में कि नंबर्स में हम क्या करते हैं, ये 2 3 प्लस 5 है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 है ना, दोनों पे अप्लाई करते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, इंटरसेक्शन का। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। यदि U एक यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी तीन इसके सबसेट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। Complements of A is the set of those elements which does not belong to A। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, A is equal to X such that X does not belong to A, X does not belong to A, X belong to U। तो x such that x does not belong to A, x belong to U, comma x does not belong to E। U के A के सारे सदस्यों को छोड़कर अब हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो उससे जल्दी समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 मान लो 7 नेचुरल नंबर्स का एक यूनिवर्सल सेट है और A इज इक्वल टू 3 4 5 है, B इज इक्वल टू 1 4 है एंड C इज इक्वल टू 1 7 3 है। अब 3 4 5 को यदि हम यहाँ से हटा दें तो यूनिवर्सल सेट में क्या बच जाएगा, 1 2 6 7। तो 1 2 6 7 सेट ऑफ 1 2 6 7 इस कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए का होना और ए का ना होना। कुल मिलाकर यदि कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हो तो किसी एक सेट का होना और उसका ना होना। यूनिवर्सल सेट से उस सेट को पूरा का पूरा हटा दो तो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट से हमने हटाया, हमने कहा ये नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, जिसे कहते हैं हम पूरक। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट से पूरा का पूरा हटा दो, सेट का होना और सेट का ना होना। जब यूनिवर्सल में है, यूनिवर्सल से हटा दिए तो वो बचा हुआ सेट क्या हो जाएगा, सेट का ना होना। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, किसी सेट का ना होना। तो इसमें जो दी है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
set A with respect to universal set U is the set of all those elements of U which are not in A and is denoted by A dash। यही चीज जो मैंने समझाई है वही नोट की गई है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री एक वो सेट होता है यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, वो सेट होता है जिसमें सेट ए के सदस्यों को छोड़कर यू के समस्त सदस्य शामिल होते हैं। हिंदी में एक बार बता रहा हूं फिर से। पूरक समुच्चय किसी पूरक समुच्चय समष्टि समुच्चय के सापेक्ष, पूरक समुच्चय समष्टि समुच्चय के सापेक्ष ऐसे सदस्यों का, किसी समुच्चय के ऐसे सदस्यों का सदस्य होता है जिसमें समुच्चय के सदस्यों को छोड़कर शेष समष्टि समुच्चय के सदस्य शामिल होते हैं, उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एनी सेट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट इज मेड बाय ऑल दोज मेंबर्स विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, which does not belong to set A but belong to universal set। किसी complementary set of any complementary set is the set of those elements, complementary set of any set A is the set of all those elements which does not belong to set A। जो सेट ए को बिलोंग नहीं करता वो कॉम्प्लीमेंट्री को बिलोंग करता है। और किसी भी यूनिवर्सल सेट का, किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। बोले पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही ले लिया हमने, कम समष्टि समुच्चय ले ली, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कोई नहीं। माने नल समुच्चय नल और एम्प्टी सेट मतलब 5, तो यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट, ये दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा हम इसके पहले ई के पहले का इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। तो ये U इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई इन्होंने दिया है। ये अपन पढ़ चुके हैं यूनियन, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री के भर देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इक्वल टू सेट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री स्वयं वह सेट होता है। और डी मॉर्गन थ्योरम ये याद रखना बहुत जरूरी है, जो आपको यूज होगा, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A union B is equal to complementary of A intersection complementary of B, complementary of A union B, माने A union B का जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका जो पूरक है A union B को छोड़कर जितने सदस्य बचेंगे उसको किससे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ B, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, साइन पलट जा रहा है, और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। और जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। तो ये तुम्हारा था, हो गया था डी मॉर्गन्स थ्योरम कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री का एक एग्जाम्पल भी देख लो।
ये तीनों को बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू, सबसे पहले यू ले लेते हैं, यू 1 2 10, 1 से लेके 10 तक, 10 तक की नेचुरल नंबर्स। ये हमने एक सेट लिया 1 3 5, बी एक सेट लिया 2 4 6, ठीक है। इतने में अपना काम हो जाएगा। पहला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू ए, माने उन सभी एलिमेंट्स का, यू के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो ए में शामिल नहीं है। ए में 1 शामिल है तो हमने 2 ले लिया, 3 शामिल है 3 को छोड़ दिया, 4 ले लिया, 4 शामिल नहीं है, 5 शामिल है 5 को भी छोड़ दिया, 6 7 8 9 10। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश से व्यक्त करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए डैश। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 यहाँ नहीं है तो 1 को हमने ले लिया, 2 है 2 नहीं लिया, 3 नहीं था यहाँ पर 3 ले लिया, 4 था 4 छोड़ दिया, 5 नहीं था 5 ले लिया, 6 है 6 to 10 पूरे हैं छोड़ दिया, क्या मिला 1 3 5। अब यदि ध्यान से देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू सेट इज इक्वल टू ई। इसी तरह से यदि आप इसको चेक करना चाहो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखो कितना हो रहा है, ए यूनियन बी हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, मैंने कंटिन्यूटी में लगा दिया, ठीक है। 1 to 6 नंबर कंटिन्यू हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है, कहाँ से सही नहीं है, 7 8 9 10, ये नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी मिला, लेकिन हमें शो करना है इसके बराबर। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए हमने निकाल रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, तो ए में 1 3 5 था, तो 1 3 5 को छोड़ के नोट कर लेते हैं, 2 4 6, 3 डिजिट तो गए, 7 8 9 10। अब उसमें टोटल 10 थे, अब इसमें 7 है, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें 2 4 6 थे, तो यहां पर 2 4 6 छोड़ दें हम, तो क्या बच गया 1 3 5, 2 4 6 है 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 3 डिजिट 3 नंबर थे, से 7 नंबर इसमें आ गए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी में। अब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन और इसका यूनियन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी इज इक्वल टू 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, ए में है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में है बी में नहीं है, 3 बी डैश में है ए डैश में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, लेकिन 7 तो फर्स्ट नंबर 8 9 10। अब इसको किसके इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी, और ये देखो 7 8 9 10 सेम आया। अब इसका यूनियन निकाल के अपन देखते हैं क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। अब ये कह रहा था ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी हम निकालें तो क्या है, एम्प्टी सेट 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री यू, पूरा का पूरा यू मीन्स
1 2 3 10। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इन यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। आ रहा है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब ये 3 टॉपिक खत्म हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। क्या होता है जब एक ही यूनिवर्सल सेट पर एक से अधिक सेट दिए गए हैं। मान लो ये हमारा वेन डायग्राम से समझते हैं, तो ये वेन डायग्राम में हो गया यू, ये यूनिवर्सल सेट को व्यक्त कर रहा है 1 2 3 4 5। चलो बाद में रखेंगे। और इस तरह से इसमें ये 2 सेट हैं, सेट ए है ये और ये सेट बी है। तो ओनली सेट ए, अब इसकी सदस्य भी लूज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 9 11 12 13। अब 2 सेट आप देख रहे हो ए और बी, तो इसमें सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 and set B is equal to 5 6 7 9 11 12 13। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये जो हिस्सा है वो कॉमन है 5 6 7। अब यदि हम सेट ए माइनस बी कर दें, सेट ए माइनस बी इज कॉल्ड only set A, is called only set A and it contains only those member which belong to A but does not belong to B. Set A minus B, set A minus B एक ऐसा सेट है, सेट A minus B एक ऐसा सेट है जो सिर्फ और सिर्फ सेट A को बिलोंग करता है, सेट बी को बिलोंग नहीं करता। सेट ए माइनस बी एक सेट है, ये तो पक्का है, एक सेट है, एक ऐसा सेट है विच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी, अर्थात केवल और केवल ए को बिलोंग करता है। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कोई भी शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार से बी माइनस ए इज आल्सो ए सेट, B minus A is also a set X such that X belong to B. It belongs to only B, does not belong to A. जो कि केवल B के सदस्यों को बिलोंग करता है, A के सदस्यों को बिलोंग नहीं करता। और तीसरा यहीं पर एक सेट ओनली A हो गया, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक ओनली A हो गया, ये हिस्सा जो था वो ओनली बी हो गया, और ये जो बीच का हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लीमेंट्री सेट, डिसजॉइंट सेट्स है जिनमें से कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है। जब 3 सेट में ओनली ए, ओनली बी एंड ए एंड बी, दिस 3 सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स एक डेफिनेशन और है। डिसजॉइंट सेट्स इसी के साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे सेट्स जिनके बीच कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, ऐसे सेट्स जिनके बीच कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इन्होंने डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन दी है कि इफ 2 सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ यू गेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यदि हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें और हमें क्या मिले 5 मिले, तो ऐसा सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगी। जैसे ओनली ए माने
ए माइनस बी मतलब ओनली ए, और बी माइनस ए मतलब ओनली बी। बी में से ए के कॉमन मेंबर को हटा दो, ओनली बी। बोथ आर डिसजॉइंट बिकॉज ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। चूंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। इसी तरह से यदि हम ले लें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में उपस्थित सदस्यों का जो सेट है वो इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। यदि हम तीनों सेट में देखें कि एक बिंदु भी कॉमन हो जाए तो तीनों सेट में एक भी चीज कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट होंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। इनके बीच एक ही यूनिवर्सल सेट पर परिभाषित ऐसे सेट जिनमें आपस में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो या उनके सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय हो, एम्प्टी सेट हो, असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट्स कहे जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1E करने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक्स।